हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय न्यू क्लास। तो स्टूडेंट, आज जो हम करने वाले हैं वो इंग्लिश क्लास 10th की जो वर्कशीट है, इंग्लिश वर्कशीट नंबर 4, इसको करेंगे। और ये वर्कशीट जो है आपको 3 सितंबर को मिलने वाली है। तो वर्कशीट नंबर 4 है और डेट इसकी 3 सितंबर है, इंग्लिश 10th क्लास। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा। तो पोयम का स्टैंजा दिया हुआ है हमें, इसको हमें सोल्व करना है। तो ये हमारी जो पोयम है, पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, और इसके जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत छोटी सी पोयम है और आपने ये स्टडी भी की होगी। तो चलिए पहले इस पोयम का जो है बेसिक आइडिया देख लेते हैं। इसमें एक्चुअली क्या है, वन डे द पोएट वाज इन वेरी सैड मूड। तो एक दिन जो पोएट है बहुत सैड मूड में था। ही वाज सैड एंड डिप्रेस्ड। ही पास, तो एक दिन वो गुजर रहा था। ही पास अंडर ए हैमलॉक ट्री, एक पेड़ के नीचे से गुजरता है। एंड अ क्रो ऑन द ट्री, तो एक क्रो जो है पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। सडनली शेक सम स्नो ऑन हिम, तो उसके ऊपर कुछ बर्फ़ के टुकड़े गिरा देता है। तो दिस सडनली लिफ्ट हीज मूड, तो उससे पोएट का जो मूड चेंज हो जाता है। पहले वो डिप्रेस था, लेकिन उसके बाद वो चीयरफुल हो जाता है, तो उसका पूरा दिन जो है वो बच जाता है। तो मूड उसका चेंज हो जाता है। एंड हीज डे इज सेव्ड फ्रॉम बीइंग वेस्टेड इन डिप्रेशन। तो द पोयम शो हाउ ए स्मॉल इंसिडेंट मे प्रूव टू बी ब्लेसिंग टू अस। तो पोयम की जो लाइंस हैं उनका जो बेसिक सार है, जो बेसिक उसका आइडिया है, वो मैंने आपको बताया। अब स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज द एक्शन ऑफ द क्रो हैव ऑन द पोएट। तो पोएट पे किस तरह का प्रभाव होता है क्रो के एक्शन का, यानी कि क्रो जो उसके ऊपर स्नो फेंक देता है थोड़ी सी, तो उसका प्रभाव क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, अनोइंग या इरिटेटिंग। तो इसमें फर्स्ट जो हम ऑप्शन आएगा पॉजिटिव। जैसी क्रो जो है पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो डालता है, तो पोएट जो सैड मूड में था अचानक पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि चीयरफुल हो जाता है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डू यू थिंक द पोएट सीटेड। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, वेयर डू यू थिंक इज़ द पोएट सीटेड। हालांकि पोयम में सीटेड या पोएट बैठा हुआ है ऐसा कोई वर्णन नहीं है। पोएट जो है वो हैमलॉक ट्री के नीचे से गुजरता है, लेकिन फिर भी हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, नियर द ट्री, ट्री के पास, बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे, अंडर द ट्री एंड ऑन द स्नो। तो हमारा इसमें ऑप्शन आएगा अंडर द ट्री, यानी कि सी जो हमारा ऑप्शन है, सी इसका आंसर बनेगा। इसी तरह से अब इसमें थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। तो पोएट पे डस्ट ऑफ स्नो का क्या प्रभाव होता है। तो ये लाइनें दी हुई हैं, इसमें बताना है कि कौन सी लाइन में इसका मीनिंग छिपा हुआ है। तो पहली लाइन दी हुई है, देयर इज समथिंग इन्फिनिटली हीलिंग इन द रिपीटेड रिफ्रेन ऑफ नेचर। इसका मतलब, जो पूरी लाइन होती है उसका मतलब ये है कि नेचर हमें जिस काम करने से रोकती है उसमें हमारे लिए कुछ अच्छा होता है। सेकंड है, लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। अगर आप नेचर को डीपली समझते हैं तो फिर आप जो है उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। थर्ड हमारा ऑप्शन है, आई बिलीव इन गॉड ओनली आई स्पेल इट नेचर। तो मैं गॉड में विश्वास करता हूँ और उसको नेचर मानता हूँ। लीव द रोड टेक द ट्रेल्स। तो स्टूडेंट, इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन लगभग इसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें बी रखेंगे, तो इसका आंसर है हमारा बी। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर बनता है बी। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन भी ऑप्शनल यानी कि एमसीक्यू वाला ही है। द मूड ऑफ द पोएट चेंज फ्रॉम। तो पोएट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, फ्रॉम गुड टू बैड, यानी अच्छे से बुरा हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम बैड टू गुड, यानी कि बुरे से अच्छा मूड हो जाता है। थर्ड है फनी टू सीरियस, एंड फोर्थ वन फ्रॉम सीरियस टू फनी। तो स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं, आपने पोएम भी पढ़ी है, फनी और सीरियस या सीरियस और फनी ऐसा कोई सब्जेक्ट इस पोएम में है ही नहीं। तो फ्रॉम गुड टू बैड, अच्छे से बुरा होता है तो ऐसा नहीं है। तो फ्रॉम बैड टू गुड,
तो बुरा मूड होता है पोएट का और बाद में अच्छा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी, यानी कि सेकंड वाला आंसर बनेगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में टिक द ऑप्शन इन विच द वर्ड रूट हैज़ बीन यूज करेक्टली। तो वर्ड रूट जो है RUED, रूट, ये वर्ड किस सेंटेंस में करेक्ट इस्तेमाल किया हुआ है। तो ए पर्सन हु इज़ डिसऑनेस्ट इज रूड। तो अगर एक पर्सन कोई ईमानदार नहीं है यानी कि बेईमान है तो उसे रूड कहते हैं। या फिर दूसरा है हीज़ बिहेवियर इज़ रूड। तो ये सेंटेंस आपने सुना होगा, हीज़ बिहेवियर इज़ रूड, लेकिन ये रूड वो रूड अलग होता है, उसकी स्पेलिंग RUDE होती है। अब इट इज़ नो यूज़ टू क्राई ओवर रूड मिल्क, इसका भी कोई पोएम से कोई भी लेना देना नहीं है। और थर्ड है आई रूड द डे आई मेट हिम। तो इसका मीनिंग बनेगा जब मैं उससे मिला तो मैंने जो अपना पूरा दिन है वो रूड का शब्द का मतलब होता है नष्ट करना, बेकार कर लेना, ख़राब कर लेना। तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका आंसर बनेगा डी, इसमें डी आंसर रखेंगे। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट चेंज द पोएट्स मूड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो ये 2 मार्क्स के लिए, यानी कि 3 क्वेश्चन है तो टोटल 6 मार्क्स बनते हैं। इसी तरह से अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो। तो इन थर्ड क्वेश्चन है हाउ हैड द रेस्ट ऑफ द डे चेंज्ड फॉर द पोएट। तो पहले दूसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट है। तो चलिए अब इनके आंसर्स देखते हैं। तो जैसे हमने देखा पहला क्वेश्चन है व्हाट चेंज द पोएट्स मूड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो इसके लिए आप आंसर लिख सकते हैं। तो पोएट का मूड किस बात से चेंज हो जाता है। तो द इंसिडेंट ऑफ द क्रो सेकिंग सम स्नो। तो जो इंसिडेंट होता है, क्रो जो है उनके ऊपर स्नो डाल देता है, स्नो ऑफ द ट्री ऑन द पोएट सडनली ब्रोट अ चेंज इन पोएट मूड। तो 2 मार्क्स के लिए, जो क्वेश्चन है उसमें 20 to 30 वर्ड का यूज़ करना है। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का आपको मीनिंग बताना है। अ डस्ट ऑफ स्नो रेफर टू द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, दीज पार्टिकल्स लुक लाइक वाइट डस्ट और कॉटन। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ हैड द रेस्ट ऑफ द डे चेंज्ड फॉर द पोएट। तो पोएट के लिए बाकी का जो दिन बचा है वो किस तरह से परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो द पोएट वाज इन अ सोरोफुल मूड। जो पोएट था वो सोरोफुल यानी कि उदास था। बट व्हेन अ क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम हीज मूड बिकम चेयरफुल। तो उसका मूड जो है चेयरफुल हो जाता है और बाकी का दिन उसके लिए अच्छा हो जाता है। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, यानी कि टोटल 9 मार्क्स हो जाते हैं। और इसमें हमारी जो वर्ड लिमिट है वो 40 to 50 वर्ड्स है। अब 40 to 50 वर्ड्स में मतलब 3 से 4 लाइनें में लिखनी होती हैं। तो पहला क्वेश्चन है द क्रो एंड हेमलॉक आर यूजली used in the negative sense but the poet used them differently how। तो ये बताना कि क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है इसको नेगेटिवली लेते हैं हम, लेकिन पोएट इसको डिफरेंटली यूज़ करता है। तो कैसे। तो क्रो इज़ अ ब्लैक हार्स वॉइस्ड बर्ड एंड हेमलॉक इज़ अ ट्री विद पॉइजनस बिटर फ्रूट, बोथ प्रेजेंट द बिटर साइड ऑफ द नेचर but poets show a spirit that is willing to change and appreciate small thing in life। तो इसका मीनिंग क्या बनता है, क्रो जैसे कलर में ब्लैक होता है, उसकी वॉइस जो है वो भी हार्श होती है। इसी तरह से जो हेमलॉक ट्री है वो जहरीला पौधा होता है और दोनों ही ब्लैक साइड को, नेचर की जो ब्लैक या बीटर साइड है उसको पेश करते हैं। लेकिन पोएट जो है इसको दूसरी तरह से लेता है। तो willing to change and appreciate small thing in life। Next question है what warning does the poet give through the poem
फायर एंड आइस। तो स्टूडेंट ये जो अलग पोएम है फायर और आइस, तो ये जो हमारी बुक की सेकंड पोएम है उसमें से लास्ट के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फायर और आइस ये पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। तो इसमें पोएट क्या वार्निंग देता है ये हमें बताना है। तो द पोएट वार्न अस अगेंस्ट एक्सेस ऑफ एंगर एंड हैट्रेट्स। तो घृणा और जो क्रोध है वो जब ज़्यादा हो जाता है तो उसके बारे में पोएट हमें चेतावनी देते हैं। वी मस्ट सेव अवर वर्ल्ड फ्रॉम दीज पैसन्स। तो इन चीज़ों से, इन पैसन से जो है हमें अपनी दुनिया को सेव रखना होगा। बोथ दीज पैसन्स, तो ये दोनों जो पैसन्स हैं सीम टू बी गवर्न आवर वर्ल्ड। तो आजकल हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभाव इनका देखा जाता है। द नेगेटिव एंड एक्सेसिव पैसन लाइक एंगर एंड हैट्रेड माइट कोज द डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर वर्ल्ड। तो इसका आंसर जो है हम इस तरह से बना सकते हैं। और नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो भी इसी पोएम में से है, फायर एंड आइस। तो इसका आंसर भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो इन द पोएम फायर एंड आइस द पोएट टॉक अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस अर्थ ड्यू टू सर्टेन रीजन। तो इस पोएम में जो है पोएट वो अर्थ के डिस्ट्रक्शन होने के कई तरीके बताता है, कारण बताता है जिनसे हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रोस्ट हाउ विल द वर्ल्ड पॉसिबल एंड। तो पोएट के अनुसार वर्ल्ड या दुनिया के समाप्त होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जैसे ऊपर के क्वेश्चन में देखा हमने, अकॉर्डिंग टू द पोएट द फायर ऑफ एंगर यानी कि गुस्से की आग एंड हैट्रेड घृणा इज वेरी स्ट्रोंग इन दिस वर्ल्ड। तो दुनिया में बुरी तरह से फैल रही हैं। दिस फायर विल ब्रिंग अबाउट द डाउनफॉल ऑफ दिस वर्ल्ड। द फायर ऑफ hatred will spread and the world will be reduced to ash। तो पोएट भी मुख्य रूप से 2 चीज़ों को, फायर ऑफ एंगर एंड हैट्रेड, 2 चीज़ों को कारण मानता है जिससे दुनिया समाप्त हो सकती है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वर्कशीट हमने की जो कि 10th क्लास के लिए थे। अब नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मैं आप मिलूँगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब चैनल पे मैं डेली आपके लिए वर्कशीट डालूँगा अलग अलग सब्जेक्ट की। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।